वेलकम बैक एवरीवन। हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना मिशन नेट जेआरएफ। मिशन नेट जेआरएफ जून 2021 पेपर 2 कवर कर रहे हैं। क्लास है हमारी 33 और मुझे लगता है कि ये लास्ट लेक्चर होगा और आपका यूनिट 1 कवर हो जाएगा। अगर बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया और मुझे क्लास को पॉज नहीं करना पड़ा तो ये आपका लास्ट लेक्चर होगा। यूनिट 1 आपका कवर हो जाएगा और यहीं से आपकी जो डेमो क्लास आप कर रहे हो मुझे लगता है कि कोई भी क्लास करता है डेमो 2 से 3 क्लास, है ना। बट आपने पूरी 33 क्लासेस कर ली डेमो के रूप में। बट अभी आप डिसाइड नहीं कर पाए हो तो ये डेमो की लास्ट क्लास होगी। चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो और क्लास को ज्वाइन करना है तो 8299440121 पे आप मैसेज कर सकते हैं। पाउलो फ्रेरो को हमने पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट। बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। मैरी वूलस्टोन, इनसे बहुत ही कम क्वेश्चन आया है। ये भी एक फेमिनिस्ट थी। लेकिन इन्होंने नील नोडिंग, अभी हम नील नोडिंग को भी पढ़ेंगे, नील नोडिंग से ज्यादा काम किया था, है ना। फेमिनिस्ट थी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि इन्होंने नील नोडिंग से ज्यादा काम किया? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, है ना। मॉडर्न फेमिनिस्ट थी, ये भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है किससे क्वेश्चन बने। हमें ये भी सीखना होगा कि क्वेश्चन किस चीज से बन सकता है, क्योंकि हम पढ़ते चले जाते हैं और समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन किससे बन सकता है। इन्होंने वुमेन्स के राइट के लिए काम किया। वुमेन्स के राइट यानी महिला के अधिकारों के लिए काम किया था, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं ही है क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने किया, नील नोडिंग ने किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बस थोड़ा सा आप कह सकते हो ठीक है इंपॉर्टेंट है। मदर ऑफ फेमिनिस्ट इंपॉर्टेंट फिर क्या है? मदर ऑफ फेमिनिस्ट भी आप सोचोगे फिर इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि इन्हें मदर ऑफ फेमिनिस्ट कहा जाता है। फेमिनिस्ट मूवमेंट, सॉरी, मदर ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन्हीं के वजह से स्टार्ट हुआ, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। इनकी जो बुक है वो इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया है। मात्र एक बार मैंने इनका क्वेश्चन देखा है और यहीं से ये क्वेश्चन बना था। अ विंडिकेशन फॉर राइट्स ऑफ वुमेन। एक मैन के लिए भी लिखी है इन्होंने, अ विंडिकेशन फॉर राइट्स ऑफ वुमेन, और एक मैन के लिए भी लिखी है। बस इतना ही जानना आपके लिए इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। इससे इधर बस यही क्वेश्चन आज तक आया ही है, इससे इधर आपको कुछ इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप सर्च करोगे तो विकिपीडिया आपको इतना ज्ञान देगा इनके बारे में कि आप पढ़ते रह जाओगे, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर नेट एग्जामिनेशन। ओके, तो अब हमें पढ़ना है नील नोडिंग को। नील नोडिंग इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं, नील नोडिंग्स को भी। अमेरिका में बॉर्न हुए या हुए जो भी, अमेरिका 1929 हुए। मैं इनके में भूल जाती हूँ कि इसमें मेल कौन है फीमेल कौन है, ठीक है। तो ये हुए यानी कि मेल पर्सन, ये भी फेमिनिस्ट थे।
ठीक है। और इन्होंने कहा कि औरतों को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, समान अधिकार, इक्वल राइट मिलना चाहिए वुमेन्स को अपने डिसीजन खुद लेने देने चाहिए, स्त्रियां अपना निर्णय खुद करे, इसका इन्होंने इनकरेजमेंट यानी प्रोत्साहन किया। बुक इनकी इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। डीवी की बुक भी रिलेटेड है कुछ ऐसे ही, तो इसे नोट कर लीजिएगा, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। इन्होंने कहा कि बेस्ट एजुकेशन क्या होगी, बेस्ट एजुकेशन आपकी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा क्या होगी, कैसे होगी, जब हम फिलॉसफी को प्लस एजुकेशन को दोनों को मिला देंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हम शिक्षा देंगे वो बेस्ट एजुकेशन यानी सर्वोत्तम शिक्षा कहलाएगी। और इनकी जो लास्ट बुक थी, अंतिम किताब थी, वो थी एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, ये इनकी लास्ट बुक थी। और इन्होंने जॉन डीवी की संस्था में भी काम किया था, जॉन डीवी की संस्था में भी इन्होंने काम किया था। बस इनके बारे में भी आपको इतना ही जानना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। अब हमें पढ़ना है नेशनल वैल्यूज करके एक टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का, नेशनल वैल्यूज, राष्ट्रीय मूल्य। ठीक है, अब आप बताओ कि वैल्यूज होती क्या है, मूल्य का मतलब क्या होता है, मूल्य का मतलब यहाँ प्राइस वाला मूल्य नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है what is good or bad for us, what is good or bad for us, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप कह सकते हो कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, वैल्यूज क्या होती है, हमारी कोड ऑफ कंडक्ट होती है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो जान के हमें अच्छी चीजों को करना ही हमारी क्या होती है, वैल्यूज, हमारे मूल्य होते हैं। अब फिर नेशनल वैल्यूज क्या होंगी, नेशनल वैल्यूज यानी राष्ट्रीय मूल्य क्या होगा, तो किसी भी नेशन के जो प्रिंसिपल होते हैं, किसी भी राष्ट्र के जो प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत होते हैं, किसी भी राष्ट्र के जो प्रिंसिपल्स होंगे और उन्हें ही क्या कहेंगे हम, नेशनल वैल्यूज, राष्ट्रीय मूल्य कहेंगे। जैसे कि यहाँ अभी क्या है, सोशलिज्म, इसमें हमें पढ़ना है, और क्या है, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब हमारे संविधान में हमारी उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई हैं, सोशलिज्म समाजवाद, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष, जस्टिस न्याय, लिबर्टी डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, इक्वलिटी समानता, फ्रीडम स्वतंत्रता, ये सब चीजें हमारे संविधान में, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है ना, और यही प्रियम्बल
यही हमारे प्रिंसिपल्स है और यही प्रिंसिपल हमारी राष्ट्रीय मूल्य यानी कि नेशनल वैल्यूज है। और ये जो सब चीज है प्रियम्बल में फंडामेंटल राइट्स में है और ये कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे उनके तहत ये सब जोड़े गए हैं। तो आइए हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। इससे क्वेश्चन बनता है तो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। सोशलिज्म ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 42 ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ लेता है ये अमेंडमेंट 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ, ये 42nd अमेंडमेंट उसके तहत आपके प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका में जोड़ा गया है। ये पहले से संविधान में नहीं था, ये बाद में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ है उससे जोड़ा गया है सोशलिज्म। और जो आपके भारत में क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी कि प्रजातांत्रिक समाजवाद, इसे कहते हैं प्रजातांत्रिक समाजवाद। ठीक है, इसका मतलब होता है क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, वर्ग विहीन समाज, वर्ग विहीन समाज, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि कार्ल मार्क्स और गांधी जी ने इसके बारे में, कार्ल मार्क्स और गांधी जी ने इसके बारे में क्या किया था, बात किया था, वर्ग विहीन समाज के बारे में। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है हमारे यहाँ, प्रजातांत्रिक समाजवाद, इस चीज को याद रखिएगा। अब एजुकेशन के द्वारा हम क्या बता सकते हैं बच्चों को, सोशलिज्म का नॉलेज डेवलप कर सकते हैं, समाजवाद का नॉलेज डेवलप कर सकते हैं बच्चों में, बता सकते हैं बच्चों को कि बच्चों सभी इक्वल हैं, है ना, सभी इक्वल हैं, कोई भी अलग नहीं है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, हम सभी बराबर है। ये शिक्षा हम बच्चों को दे सकते हैं समाजवाद यानी कि सोशलिज्म के थ्रू। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब आता है आपका सेक्युलरिज्म। ये भी आपका 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 उसके तहत जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि कंट्री का, देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, कंट्री का अपना कोई रिलीजन, धर्म नहीं होगा, और ना ही वह किसी एक रिलीजन का फेवर भी नहीं करना है देश को, है ना, और ना ही किसी के साथ भेदभाव करेगा, किसी धर्म के साथ भेदभाव भी नहीं करना है। कंट्री का एक रिलीजन होगा, किसी कंट्री का कोई रिलीजन नहीं होगा, अपना कोई धर्म नहीं होगा, है ना, एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगा और ना ही किसी अन्य के साथ भेदभाव करेगा। ठीक है, और इससे हम बच्चे को क्या सिखा सकते हैं, बच्चे को हम सिखा सकते हैं कि बच्चों सभी धर्मों का क्या करो, सम्मान करो, सभी धर्म का। मुझे आपका सिलेबस नहीं मिल रहा है, इसमें पूछा गया था एक्चुअली कि इसका क्या रोल है ना, तो इसका ये रोल है शिक्षा में
कि हम ये बच्चे को अपने सिखा सकते हैं कि बच्चों सभी धर्म का सम्मान करो। फिर है आपका थर्ड नंबर जस्टिस, न्याय, है ना। और ये पॉइंट जो है आपका रशियन रिवॉल्यूशन का पार्ट है। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से लिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। जस्टिस आपका रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से लिया गया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी संविधान है उसमें 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है। पहला की पॉलिटिकल, यानी कि जो 18 प्लस हो जाएगा वो वोट दे सकता है। और सोशल जस्टिस में ये है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और साथ में एक आपका है इकोनॉमिक, जो पर्सन जो काम करना चाहता है, जिस जॉब में आना चाहता है, जिस तरह से अपनी जीविका को कमाना चाहता है वो कर सकता है। इसमें कोई किसी को आप कह सकते हैं फोर्स नहीं कर सकता। तो ये तीन तरीके के जो जस्टिस है, न्याय है, हमारे यहाँ आपको प्राप्त है। फिर है आपका फ्रीडम। फ्रीडम हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है। और ये लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। आप में से जो जीडीसी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके जीके में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जीडीसी जीआईसी वाला जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपका ये लिया गया है फ्रीडम वर्ड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये भी चलिए समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि सभी क्या हैं? स्वतंत्र हैं, लेकिन एब्सोल्यूट फ्री नहीं है, पूरी तरीके से फ्री नहीं है। ऐसे फ्री नहीं है कि हम किसी का चले मर्डर कर दें, है ना। इतनी छूट हमें नहीं मिली हुई है, इतने हम फ्री नहीं है। किसी को भी जब मन किया गाली गलौज दे दें, अब्यूज करें किसी को, इतने फ्री नहीं है। एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है हमें, और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। बट हम स्वतंत्र हैं, हमें राइट टू स्पीच है। हम अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी एक्सप्रेशन को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। अगर हमारे मन में कोई बात चल रही है या हम कुछ कहना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को क्या अब्यूज करें, गालियां दें, ठीक। फ्रीडम से यहाँ ये मतलब है। फिर है आपका लिबर्टी। लिबर्टी का यहाँ मतलब है कि पर्सन अपनी लाइफ का प्रोटेक्शन कर सकता है। और लिबर्टी का मतलब हुआ टू बी फ्री टू डू समथिंग। आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप पे किसी का कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। हो गया। लिबर्टी और आपका ये फ्रीडम थोड़ा थोड़ा इक्वल लगता है, लेकिन यहाँ लिबर्टी का मतलब हो गया टू बी फ्री टू डू समथिंग, आप फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। और फ्रीडम का मतलब हो गया फ्री फ्रॉम समथिंग, कुछ चीज़ों से आप क्या हैं? स्वतंत्र हैं, है ना। इन दोनों में माइनर सा क्या है? डिफरेंस है। अब आपका आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, एक इससे क्वेश्चन था, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये कोड पूछा था, किसने दिया था? लोगों के लिए, लोगों द्वारा, ठीक है। टू द पीपल,
फॉर द पीपल, लोगों के लिए, एंड बाय द पीपल। ठीक है, तो ये आपका अब्राहम लिंकन ने दिया था। ये कोट आपने सुना होगा, एग्जैक्ट कोट मुझे याद नहीं आ रहा, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ये कोट था, ये अब्राहम लिंकन ने दिया था। और डेमोक्रेसी में जो सर्वोच्च शक्ति होती है, अथॉरिटी होती है ना, वो जनता के हाथ में होती है, पब्लिक के हाथ में होती है। हम ही किसी को पीएम बनाते हैं, हम ही किसी को सीएम बनाते हैं, है ना। और डेमोक्रेसी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट, इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट। इसमें हम क्या कर रहे हैं? अपना रिप्रेजेंटेटिव अपना प्रतिनिधित्व चुन के हम भेजते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सी है? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है हमारे भारत में। इतना सब कुछ हो गया। ये बचा है आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। आप सभी जानते हो कि सभी के लिए इक्वल राइट है, समान अधिकार सभी के लिए है। बस आपको इसमें इतना जानना है। कुछ आर्टिकल्स हैं, इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसे जान लीजिए। जैसे कि आपका जो आर्टिकल है 21 का ए, ये कहता है कि आरटीई हमारा अधिकार। इसका मतलब है राइट टू एजुकेशन। 6 साल से 14 साल के बच्चे का फ्री एजुकेशन उसे अधिकार है, हमारा अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है। ये आर्टिकल है आपका 21 का ए। फिर आपका आर्टिकल आता है 51 का ए। इसमें बोला गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना गार्जियन की जिम्मेदारी है। यहाँ तो बच्चा बोल रहा है 21 की आरटीई हमारा अधिकार है कि हमें शिक्षा मिले। अब यहाँ पे बोला गया है 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना गार्जियन की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर साथ में आपका आता है 49 में भी था, नहीं सॉरी, फिर आपका आता है 45। ये राज्य का, स्टेट का कर्तव्य है कि वो क्या करे? 6 से 14 साल के बच्चों को ढूंढ ढूंढ के पढ़वाए, फ्री एजुकेशन दे। तो इन चीज को आप याद रखिएगा। और साथ में है एक आर्टिकल आपका 30 का 1। इसमें कहा गया है कि जो माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक जाति है, वो क्या कर सकते हैं? अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट अपना इस्टेब्लिश करके उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आर्टिकल 30 में बोला गया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पे जो सरकार ग्रांट देगी उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है। फिर आर्टिकल 28(1) में कहा गया है कि गवर्नमेंट स्कूल जितने भी होंगे, है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आप लिख लो, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन यानी कि धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर क्या है आपका आर्टिकल 350 ए आपका कहता है कि जो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिलेगी मदर टंग में, मदर टंग में यानी कि मातृभाषा में। 29 में बोला गया, आर्टिकल 29(2) में बोला गया है कि किसी भी पर्सन को, है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता है, उसके कास्ट के अकॉर्डिंग, क्रीड के अकॉर्डिंग,
किसी भी जाति वाति के आधार पे उसे किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता है। तो मुझे लगता है आप इतना सब कुछ समझ के मैं आपको बता दूं कि आज आपका यूनिट 1 फिलॉसफी कवर होता है। बहुत ही लेंदी था। इसके बाद आपका जो मुझे लगता है रिसर्च रहेगा वही थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा आपका। बाकी सब तो मुझे लगता है 5-5 दिन में आपका एक एक यूनिट कवर हो जाएगा। इतना फास्ट तरीके से कवर हो जाएगा। 4 से 5 दिन में एक एक यूनिट आपका कवर हो जाएगा। उसमें इतना सब कुछ आपको पढ़ना ही नहीं। ठीक है, तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। मैं जानती हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराना स्टार्ट मैंने कर दिया है। तो पढ़ाई करिए, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करिए। थैंक यू।